वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर पे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में करंट अफेयर का, उसी पे आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, देखिए कई सारे टॉपिकों को लेकर मैं आया हूँ आप सभी के बीच में। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नए लोगों का जो है अनावरण किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है प्रेम विहार मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मैकमोहन रेखा सॉरी और भारत चीन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो विवाद है, उसके बारे में जो है हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो 3 टॉपिक है, और तीनों टॉपिकों पर जो है हम एक एक करके जो है चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें इन टॉपिकों को लेकर कि क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए जो है नए लोगों का अनावरण किया गया है। देख सकते हैं आप, ये लोगो है। RRBs आप जानते हैं, रूरल ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं, जिसे हम RRB कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अपनी एक पहचान होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इसकी एक अपनी पहचान होती है। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किया गया था, वो भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो है वित्तीय समावेशन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, जो कि आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, जब आप अर्थव्यवस्था की क्लास होगी तो उसमें आपको ये बात पढ़ाया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। वो भारत के ग्रामीण और इसके साथ साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये जो बैंक होते हैं, वो केंद्र सरकार या जितने जो भी राज्य है, जिस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, संबंधित राज्य या प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक, यानी कि कोई भी स्पॉन्सर्ड जिसे कहा जाता है कमर्शियल बैंक के संयुक्त प्रयास से क्या किए जाते हैं, गठित किए जाते हैं। जिससे क्यों किए जाते हैं? जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो, ऋण व बैंकिंग की जो सेवाएं हो वो क्या हो, सुलभ हो। ठीक है, तो इस उद्देश्य से सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही लेकर। तो बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए आप सभी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर आपसे पूछे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या लिखेंगे? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसकी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जो मैंने कहा, स्थापना जो की गई थी, भारत की स्थापना 1975। स्थापना कब किया गया था? 1975 में। किस लिए किया गया था? शहरी, लिखिए ऐसे लिखिए, ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में, लिखिए ग्रामीण और अर्ध शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में किस लिए? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। वित्तीय समावेशन को, लिखिए समावेशन को बढ़ावा देने, बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा है कि इसमें कौन स्पॉन्सर्ड कौन होता है, तो ये जो होती है केंद्र सरकार, या तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार, सरकार या वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये सब क्या होते हैं? स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंक के संयुक्त प्रयास से गठित किए जाते हैं। इन तीनों के याद रखिएगा, कोई भी हो, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से गठित किए जाते हैं, कि संयुक्त प्रयास से, प्रयास से गठित। क्लियर है सबको? तो ये बात आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, ये जो बैंक होते हैं, मैंने कहा कि इसका उद्देश्य और भी है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, किस लिए? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, लिखिए रूरल एरिया जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व बैंकिंग सेवाओं को, बैंकिंग सेवाओं को, सेवाओं को क्या करने के लिए? तो बैंकिंग सेवाओं को क्या करने के लिए? सुचारू रूप से चलाने के लिए। लिखो सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, चलाने के लिए। क्लियर है सबको? तो ये बातें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, चलिए लोगो आ गया, और मैंने कहा कि इसका मेन उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऋण को और या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, आरआरबी का जो मुख्य लक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो लक्ष्य में क्या कहेंगे? ये तो सारी चीजें हुई। इसका जो लक्ष्य है बड़ा क्लियर है। इसका लक्ष्य ये कहता है कि ग्रामीण इलाकों में कम सेवा प्राप्त वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। छोटे जो किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मजदूर है, कारीगर है, छोटे उद्यमी हैं, उनको सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो इसमें शामिल होते हैं उनको वित्तीय सेवाएं देना। ये बैंक जो होते हैं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से संसाधन जुटाकर उन्हीं क्षेत्रों में ऋण और अग्रिम उपलब्ध भी कराते हैं। क्लियर है सबको? तो अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाए तो ये बातें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ये बातें भी आप इसमें बोल सकते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना या गठन कब हुआ था, तो इसकी स्थापना लिख लीजिए। इसकी स्थापना अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा कि एक एक्ट आया था जिसका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। लिखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 के माध्यम से पहला। और किस समिति की सिफारिश पर अगर आपसे पूछे तो लिखिए नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। नरसिम्हा, ऐसे लिखिए नरसिम्हा समिति, लिखिए नरसिम्हा समिति 1975 के आधार पर। क्लियर है? याद रखिएगा। और देश का पहला आरआरबी जो है यानी कि प्रथम ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, तो लिखिए देश का प्रथम आरआरबी रूरल बैंक जो है आरआरबी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 को एस्टेब्लिश हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर है? स्थापित कब हुआ, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक्ट है 1976 का, इसकी स्थापना होती है 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को। क्लियर है सबको? और याद रखिएगा आरआरबी को जो है हाइब्रिड यानी कि माइक्रो बैंकिंग संस्था के रूप में विकसित किया गया। किस रूप में? माइक्रो, सूक्ष्म लघु जिसे कहते हैं बैंकिंग, इसे जो है आरआरबी को किसके रूप में? माइक्रो बैंकिंग संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, किया गया, स्थापित किया गया है। क्लियर है सबको? जिसमें सहकारी संस्थाओं की स्थानीय समझ और छोटे ऋण की परंपरा को वाणिज्यिक बैंकों की पेशेवर कार्यशैली के साथ इसमें जोड़ा गया है। तो ये भी बात आप इसको इंक्लूड आपको करना है। क्लियर है सबको? ये बातें सब आपको इसमें जानना है। इसमें सारी सुविधाएं होती है। अच्छा, इसका जो प्राथमिक क्षेत्र ऋण कितना होता है अगर आपसे ये पूछे, तो इसमें आरआरबीज में जो है अगर आप देखेंगे तो आरबीआई में कहा गया है कि 75% जो है प्राथमिक क्षेत्र ऋण होता है यानी कि पीएसएल के रूप में निर्धारित किया गया है। और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह लक्ष्य मात्र 40% है, ये भी कहा गया है। स्वामित्व व संचालन की बात इसमें की जाए तो आरबीआई जो आरआरबी है रूरल जो बैंक है उसमें आरबी की जो इक्विटी हिस्सेदार होती है केंद्र सरकार की 50% होती है, राज्य सरकार की 15% होती है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है यानी कि इस केंद्र सरकार 50% किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार का 15% किसका होता है? राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। और 35% किसका होता है? 35% जो होता है स्पॉन्सर्ड बैंक, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? प्रायोजक बैंक कहते हैं। प्रायोजक बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक प्रायोजक बैंक का होता है। ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपका 100% ये टोटल हो जाएंगे। टोटल कितने हैं? तो टोटल आपके 100% हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि सर आप बताइए इसकी इक्विटी, तो ये चीजें भी आप सभी को बता सकते हैं। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसका नियमन कौन करता है, रेगुलेशन कौन कर सकता है? तो आरआरबी का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरआरबी का जो रेगुलेशन जो है, आरआरबी का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो नियमन इसको किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड, नाबार्ड का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है।
यानी कि उनका पर्यवेक्षण कौन करता है? नियमन चूंकि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, बेसिकली अगर ये कहा जाए, इसका नियमन जो है वो आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनका पर्यवेक्षण कौन करता है, तो इनका पर्यवेक्षण जो है, पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पर्यवेक्षण नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड। और क्लियर है सबको? तो याद रखें, पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा, बार्ड द्वारा। और नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसे कहते हैं, इसे हम नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को याद इसमें रखना है। क्लियर है सबको? तो हम चूंकि आरआरबी इसलिए भी इंपॉर्टेंट था, रूरल ग्रामीण बैंक जो है, कि कम से कम आपको ये चीजें तो पता चले ना कि भाई वर्तमान, अच्छा वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि देश भर में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है, तो वर्तमान में देश भर में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में देश में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? कार्यरत है। ठीक है, कार्यरत है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है, याद रखिएगा। जो 700 अधिक जिलों में और 22,000 से ज्यादा इसकी शाखाएं हैं, और माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ग्रामीण भारत को क्या कर रहे हैं? बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, लिख लो, क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सर्विसेज मतलब सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड करना है। तो मैंने सिर्फ आपको बताने का सिर्फ क्या प्रयास किया, सिर्फ आपको बताने का प्रयास किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेसिकली होता क्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जानना आपने, स्पॉन्सर्ड बैंक के बारे में आपने जाना। अच्छा, आरआरबी की जो निधियां होती हैं वो विभिन्न स्रोतों से आती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आरआरबी की जो निधियां होती हैं, आरआरबी की जो निधियां हैं, निधियों के सोर्स क्या है बताइए? तो निधियों के सोर्स, क्योंकि ये सब आपके इकोनॉमी के सिलेबस में है, मैं वही बता रहा हूं। इसके सोर्स है जैसे स्वामित्व निधि, जैसे स्वामित्व निधि है, निधि है, जैसे आपकी जो है जमा राशि, वो जमा राशि जो हम डिपॉजिट करते हैं, जमा राशि है। या अगर आपसे कोई पूछे नाबार्ड से जो प्राप्त ऋण होता है, लिख लीजिए, नाबार्ड के बारे में अभी हमने चर्चा किया, नाबार्ड से प्राप्त ऋण हो जाएगा, नाबार्ड से प्राप्त ऋण हो जाएगा। इसके साथ आप प्रायोजक बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, प्रायोजक बैंक
मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि रणनीतिक रूप से भी जो है अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के कारण थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्या है, सीमा विवाद का एक केंद्र भी ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी याद रखिएगा। इसका जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर आपसे पूछे कि प्रेह विहार मंदिर बेसिकली है क्या, तो इसलिए मैंने कहा कि ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का कारण बना हुआ है, अभी चर्चा में रहा है। इसकी अवस्थिति की बात अगर हम करें तो यह मंदिर जो है कंबोडिया के प्रेह विहार प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण जो हुआ था 9वीं से 12वीं सदी के मध्य जो है यशोवर्मन प्रथम यानी कि सूर्यवर्मन प्रथम और द्वितीय जैसे खमेर राजाओं के द्वारा कराया गया था। इसमें कौन से ऐसे देवता होते हैं, तो यह मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को जो है, चूंकि इसमें देख सकते हैं पर्वत पर्वत दिख रहा है आप सभी को, तो यह मंदिर भगवान मूल रूप से कहा जाए तो भगवान शंकर यानी कि भगवान शिव को शिखारिश्वर, श्री शिखारिश्वर, याद रखिएगा श्री शिखारिश्वर। श्री शिखारिश्वर का मतलब यह है पर्वत के गौरवशाली स्वामी। क्या मतलब? पर्वत के गौरवशाली स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा, पर्वत के गौरवशाली स्वामी याद रखिएगा। और मैंने कहा कि रूप में एक पर्वतीय निवास के रूप में समर्पित था। यह मंदिर मैदानों से 700 मीटर की, इसकी कितना है, तो मैदानों से 700 मीटर, कितना है, 700 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी वास्तुकला की बात अगर हम करें तो अधिकांश जो है खमेर जो मंदिर है ये पूर्व मुखी आयताकार होते थे, जबकि प्रेम विहार जो मंदिर है एक सीधी है, रेखा का अनुसरण करता है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा का। कैसे करता है? उत्तर से दक्षिण दिशा का ये अनुसरण करता है। इसमें जो है 5 क्या है, अलंकृत गोपुरम है, यानी कि प्रवेश द्वार है। गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार होते हैं और पर हिंदू पौराणिक कथाओं और खमेर प्रतीकों की नक्काशी की गई है। चूंकि विवाद बहुत सदियों से चल रहा है और इसकी जड़ें कहाँ हैं, तो यह मंदिर लंबे समय से दोनों के बीच तनाव का केंद्र भी बना है। अगर इसकी पुराने थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं जाऊं तो ये कह सकते हैं कि ये जो औपनिवेशिक विरासत की जो विवाद की जड़ें हैं 1904 से लेकर 1907 की फ्रांसीसी सियामी संधियों से निहित है, जिसमें डांगरेक पर्वत श्रृंखला की जल विभाजक रेखा के साथ इसका निर्धारण किया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखें इसका जो दावा किया गया 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद उसने मंदिर पर अपना दावा फिर से जताया, किंतु उस क्षेत्र पर चूंकि थाई सेना का क्या था, नियंत्रण था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय आए और 1962 का निर्णय तो ये कहता है, 1962 का जो निर्णय है वो ये कहता है कि कंबोडिया मंदिर से संबंधित विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखा और उसके बाद धीरे धीरे निर्णय भी आया और निर्णय लास्ट में यह हुआ कि प्रेम विहार जो मंदिर केवल एक प्राचीन धार्मिक स्मारक नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय राजनीति के जटिल संबंधों का यह प्रतीक है। यह विवाद ये भी दर्शाता है कि औपनिवेशिक काल में खींची गई सीमाएं जो है आज भी क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। तो ये बातें भी इन सभी को हमको लेकर चलना भी है। ठीक है, तो दोनों जो टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट था। दोनों टॉपिकों के बारे में हमने आरआरबी के बारे में भी बात किया, हमने प्रेम विहार मंदिर के बारे में भी बात किया। तो अगले जो चीजें हैं हम टॉपिक वाइज छोटे छोटे सेगमेंट में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोग के लिए भी बड़ी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।